नमस्कार। देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत और हमारे बगल में हैं जयंत जिज्ञासु जी। राजद के नेता हैं और छात्र राजनीति से आए हैं, तो कई बातों पर अपनी बेबाकी से राय देने के लिए जाने जाते हैं। हम इनसे अभी जानेंगे राजद को लेकर जो कुछ ध्यान से बोला जाता है, और राजद के ही लोग नहीं, कुछ अलग भी लोग सुनते हैं। तो जयंत जी की बातों से मैं अभी थोड़ा ज़रा इनके राजनीतिक जो पार्टी है उसके अंतर्गत की भी बातें करूंगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान से जुड़ी हुई या खेल की जो विभाग हैं उसको लेकर ज़्यादा सवाल रहेंगे। जयंत जी, पहले तो मैं पूछूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वर्तमान सरकार को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है समाज को सुधारने के लिए, समाज के अंदर लोगों में चेतना पैदा करने के लिए। और शिक्षा जैसे अहम विभाग को बहुत फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, कोई भी सरकार हो। जैसे लालू जी की सरकार जब थी तो वो चाहते थे कि हर वर्ग के लोग और उस समाज के बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुँचें। और वो इसके लिए इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि शिक्षक अच्छे चुनकर आएँ, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसका स्टैंडर्ड, उसका बार बहुत हाई हो। तो इसलिए वो परीक्षा लेकर बहाली करते थे। अभी की सरकार में जो देखा गया है पिछले 15 साल, 20 महीने को हटा दें तो, कि डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। बाद में उनकी ट्रेनिंग की समुचित व्यवस्था करने की जो बात थी उसको भी जैसे तैसे ही निपटाया जाता। और अब जबकि वो शिक्षक अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकें, मनोयोग पूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन राष्ट्र निर्माताओं की समस्याओं को सुना जाए। तो तो क्या इस सरकार में नहीं सुनी गई? मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो शिक्षकों का कोई पद बिहार में नहीं है, सारे सेंक्शनड पोस्ट समाप्त कर दिए गए, शिक्षक का पद ही नहीं है बिहार में। और ये सब जो नियोजित शिक्षक हैं वो चाह रहे हैं कि वो जब इतनी मेहनत से काम करते हैं तो उनके वेतन देने की बात सरकार क्यों नहीं मान रही है, जैसे बाकी लोगों को वेतन मिलता। तो ये एक समस्या है। दूसरा यह कि जो हाई स्कूल हैं उसमें इंटर की पढ़ाई शुरू कर दी गई, उसी को उत्क्रमित करके, अपग्रेड करके, और कॉलेज से इंटर की पढ़ाई समाप्त कर दी गई। अब समझिए कि शिक्षकों की बहाली हुई नहीं, शिक्षकों के पद रिक्त हैं, मतलब जिस भी व्यवस्था के साथ आप बहाल कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो तेजस्वी जी इस बात को लेकर कृत संकल्प हैं कि सारे खाली पद जो हैं उनको हम भरेंगे और आवश्यकता अनुसार नए पदों को सृजित करके शिक्षक छात्र अनुपात को हम संतुलित करेंगे। एक सवाल यह भी है शिक्षा से जुड़ा हुआ कि जिस राज्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजद पार्टी, आपकी पार्टी जुटी हुई है, उनकी शिक्षा को लेकर कई नेता सवाल खड़े कर चुके हैं कि लालू यादव मुख्यमंत्री थे और इन्होंने 10th भी पास नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो खुद ही इस पर, डेमोक्रेसी में तो चलिए कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री भी बनते हैं लोग, मगर जब तेजस्वी के शिक्षा को पे लोग सवाल करेंगे तो आप कैसे शिक्षा को लेकर ऐसे इतनी बड़ी दावा कर रहे हैं, और कैसे कर सकते हैं आप इतना बड़ा? दरअसल यह बुद्ध का देश है, कबीर की परंपरा का देश है। और कबीर कभी स्कूल, कॉलेज विधिवत ढंग से नहीं गए, लेकिन वो कहते थे कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। और जिस तरह से समाज को समझने के लिए आपके अंदर विवेक हो, आपके अंदर एक दृष्टि हो, और तब आप समाज के कल्याण में जब लगते हैं तो उसमें शिक्षा आड़े नहीं आती। मैंने फॉर्मल एजुकेशन, मैं अभी टोकूंगा जैन जी। मेरी बात अच्छा, पूरी हो ठीक, जाने सॉरी। दीजिए, मैं आपके हर सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। के कामराज हुए तमिलनाडु में, जी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी। अध्यक्ष भी हुए, उन्होंने सरकार भी शानदार चलाई और संगठन चलाने के लिए अक्रॉस पार्टीज आज भी कामराज प्लान, कामराज फॉर्मूले का हवाला दिया जाता है। और उस फॉर्मूले के तहत कई चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया, उसमें लाल बहादुर शास्त्री भी थे, मैंने केंद्र के भी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, और बाद में उन सबको संगठन के काम में लगाया गया। और जो नए लोग हैं उनको भी मौके मिले सरकार चलाने के लिए। इस तरह का उनका एक, उनकी योजना थी, कामराज योजना, कामराज फॉर्मूला। तो कामराज तो कभी स्कूल, कॉलेज उस तरह से नहीं जा पाए, मिडिल स्कूल भी ठीक से नहीं पास तो कर पाए। जी। नहीं, तो
कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में सरकार चलाने के लिए कोई पीएचडी और पोस्ट डॉक का होना नहीं ज़रूरी है। सही नियत, सही नीति, सही सिद्धांत और उन विचारों पर चलने की प्रतिबद्धता बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी ने अपने कामकाज से इस बात को साबित किया है। जैसे जो विभाग उनके पास था, पीडब्ल्यूडी और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण का मंत्रालय, उसमें उन्होंने इस तरह के उल्लेखनीय काम किए हैं कि आने वाले वर्षों में उस बात को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि जैसे जितने फाइल वगैरह आते थे टेंडर वेंडर के, उसको मंत्री के यहाँ चक्कर काटने की अनिवार्यता उन्होंने समाप्त कर दी। जो आपको कॉस्ट वेरिएशंस वगैरह की फाइल आती थी, उसको मंत्री के पास आने की जरूरत नहीं है। पूरी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने वहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग में, और 5000 किलोमीटर सड़कें 20 महीने के अंदर उन्होंने बनाई। और इतना नहीं, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण का मंत्रालय जब था तो ये राबड़ी जी के समय में शुरू हुआ था कि हर कमिश्नरी में एक रेजिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल हो जो ईबीसी और ओबीसी समाज की लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिवली होगा। और अब तो कभी कभी किसी किसी कमिश्नरी में 2 है। तो पटना कमिश्नरी के एक पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की लड़कियों के लिए जो स्कूल था, उसको विजिट करने जब तेजस्वी जी गए तो उन्होंने वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को देखा, अंग्रेजी की किताबें हैं कि नहीं, कंप्यूटर की पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं। तो आज तक पब्लिक लाइफ में कोई एक स्टेटमेंट आप बता दीजिए तेजस्वी जी का जिससे लगे कि ये इमेच्योर बयान है, जिससे लगे कि बिहार और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चिंता ना नजर आती हो उनके किसी काम से। ऐसा बताइए। चलिए मैं मान लेता हूँ कि बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है। कहाँ स्वीकार किया? ढंग से स्वीकार किया है। अच्छा ठीक है, लोकसभा चुनाव में तो 0 पे आउट कर दिया, आज तक ऐसा हुआ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल रिजल्ट से किसी भी पर्सनालिटी के मोरालिटी को जज नहीं किया जा सकता है। पर लोकतंत्र में तो बहुमत का सम्मान होता है। बहुमत का सम्मान है ना, वो लीडर अपोजिशन है ना, लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो ना। शिक्षक का मुद्दा क्यों नहीं वहां पर मुखरता से उठाया? शिक्षकों ने आरोप लगाया, शिक्षक संघ ने कहा कि क्यों नहीं विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। अलग अलग नेता लोग और गठबंधन करके पार्टियां बना रहे हैं इसी नाम पर, मगर तेजस्वी जी मुखरता से नहीं सामने आ पाए, ना ही शिक्षकों के साथ, नहीं मैं बहाली में जो मैं उस बात का मैंने प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि जो बेरोजगारी हटाओ यात्रा उन्होंने 23 फरवरी से शुरू की पटना वेटनरी कॉलेज से, 4 जगह वह कार्यक्रम हो पाया जी। मैं भी और बेरोजगारों की बड़ी भारी भीड़ और शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल अपना ज्ञापन उनको सौंपता था, चाहे वो शेर घाटी हो, चाहे वो आपको मोतिहारी हो, चाहे वो शाहपुर पटौड़ी समस्तीपुर हो, हर जगह। और शिक्षकों की यह उम्मीदें उनसे बंधी हैं कि ये आएंगे तो कोई अस्थायी समाधान निकालेंगे उनके लिए। तो क्या नौकरी सबका कंटिन्यू कर दिया जाएगा राजद के कार्य? नहीं, कंटिन्यू करने की बात नहीं है। सही मैं कह रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा है कि भाई समान योग्यता जब है, समान रूप से मेहनत कर रहे हैं वो, तो समान काम के लिए समान वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए इनको? और अभी जिस तरह का अनर्गल बयान वगैरह दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बेरोजगार को क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही है सरकार। बेरोजगार कहाँ जाए? उनको रोजगार मांगने का हक है कि नहीं? तो इसलिए हमारी सरकार आएगी तो उच्च शिक्षा में भी बहुत सराहनीय प्रयास हमारी ओर से होंगे। जैसे एक ही कुलपति 2-2, 3-3 विश्वविद्यालयों के प्रभार में रहते हैं, उससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। समय पर रिजल्ट नहीं आता, सेशन लेट चलता है, कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन के बावजूद बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। हम पूरी तरह से, हमारे नेता एक यूनिवर्सिटी में एक ही वाइस चांसलर हो और उसका काम ठीक से देखे। रामाश्रय यादव जी बीपीएससी के चेयरमैन थे और भागलपुर यूनिवर्सिटी के वीसी बनाकर भेजे गए थे राबड़ी जी के समय में। माने न भूतो न भविष्यति, वैसा कुलपति दोबारा नहीं मयसर होने वाला है उस विश्वविद्यालय को। तो हम अच्छे लोगों को, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर तो आपने बहुत सी बातें जुड़ा दी और बहुत सी बातें कह दी। आप एक नेता के तौर पे ज़्यादा बोल रहे हैं जयंत जी, मैं चाहता हूं कि आप एक बिहारी के नाते बोलें। जैसे कि अब जो बात आता है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो आरजेडी को भी जब यह मौका मिलता है तो सत्ता का भी मजा ले लेती है और विपक्ष का भी मजा ले लेती है। तो जनता असमंजस में है कि कब चाचा जी का फोन आ जाएगा और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री भी बन जा सकते हैं। ये बातें आप राजनीति में फिर आपसे जब पूछने आएंगे तो आप हमें थोड़ा अलग जवाब दे देंगे। नहीं, देखिए मैं स्वास्थ्य पर तो बात करूंगा, लेकिन उसके पहले
ठीक इस चुनाव शिक्षा से और स्वास्थ्य पे मेरा मेन फोकस है कि राजद क्या सोचती है स्वास्थ्य को नहीं, लेकर। राजद यह सोचती है, पहले शिक्षा में, उच्च शिक्षा में एक और बात आपको बताऊं, अभी चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार वैकेंसी लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जी। और 4 साल 5 साल से पहले इनकी एक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। वो तो नहीं जी, तो नियुक्ति उसमें प्रक्रिया तो मैं एक जुड़वाऊंगा जो 7 सालों से नहीं है। मैं खुद बिहार एसएससी का 7 साल पहले का बाकिया जब जुड़वाया, जब वहां पर गया 1 महीने तक उन लोगों ने, झकास भारत का टीम ने काफी वहां पर काम किया, तो केवल 24 दिनों में ही रिजल्ट आ गया, मगर फिर भी 8 महीने से लटका हुआ है लॉकडाउन के। मुझे स्टूडेंट फोन करते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। हम पर जो बात आता है स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर मैं आपसे बात कर चुका हूँ, स्वास्थ्य पर हमें बताइए कि क्या आपका। नहीं, मैं शिक्षा पर एक लाइन बस जोड़ना चाहता जोड़ हूँ कि जैसे हरियाणा में, जैसे छत्तीसगढ़ में, जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में परीक्षा लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है और उस सूबे के लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकें, इसके लिए 2 पेपर, एक तो उस सब्जेक्ट का, जी, मान ली किसी को इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है तो इंग्लिश से जुड़े हुए सवाल एक पेपर, और दूसरा जनरल स्टडीज का पेपर होगा जिसमें उस पर्टिकुलर स्टेट से जुड़े हुए सवाल ज्यादा होंगे, और फिर थोड़ा सा इंटरव्यू। लेकिन अभी क्या कर रहा है, पीएचडी का 30 मार्क्स का वेटेज हो गया और उसके बाद एकेडमिक पॉइंट और तमाम उसका टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह जोड़ के करा जाएगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब यूजीसी ने मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी है कि वो नेट पास किया हुआ हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पटना यूनिवर्सिटी के सामने यही मुद्दा पे बात कर रहा था, तो हमें आप शॉर्टकट में बताइए कि नेट पास को तवज्जो दिया जाए या पीएचडी को तवज्जो दिया जाए। छात्र इसके लिए हमें बुलाते हैं। मैं कह रहा हूं कि पीएचडी तो होना ही होना चाहिए। पैसे देकर भी डिग्री खरीदी जा रही है। बिना शोध कार्य के आप कैसे उन लोगों को पढ़ा पाएंगे कि बैचलर्स को, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को, वो तो जरूरी है एक स्पेशलाइजेशन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि न्यूनतम जो अर्हता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो मास्टर्स प्लस नेट। तो मैं कह रहा हूँ जो पीएचडी किए हुए लोग हैं हमारे साथ, उसको ज्यादा वो भी परीक्षा दें ना, क्या परेशानी है, वो तो और ज्यादा काबिल होंगे ना। पीएचडी किया है, एमफिल कर रखा होगा कुछ लोगों ने, तो एमए वाले भी बैठेंगे, पीएचडी वाले भी बैठें और परीक्षा को पास करें। ऐसा थोड़ा हम बोल रहे हैं कि इंटरव्यू ना हो, वो भी हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और इससे होगा क्या, ये चूंकि बाकी सूबों में भी है, आप क्लैश मत करवाइए पीएचडी और एमएससी वालों के बीच। तो होगा, मैं वीडियो जब नेट के पक्ष में बनाया था, मैं कह रहा हूं कि परीक्षा दो, पास करो, सिस्टम में आओ, पढ़ाओ, इसमें क्या परेशानी है। हमने पीएचडी वाले को यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आपने नेट पास के लिए वीडियो बनाया है, तो हमने कहा कि क्या दिक्कत है, आप भी नेट देकर आ जाइए। तो कई लोग पीएचडी की डिग्री सजाकर, या जानते होंगे कैसे मिलता है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुद्दा भटक जाता है। अब वो तो छात्र उठा रहे हैं और उसको लेकर मैं आपको एक बार स्पेशली यूनिवर्सिटी बुलाऊंगा, मगर अब स्वास्थ्य को लेकर हमें जुड़वाइए कि बिहार में क्या स्वास्थ्य के लिए करेगी और वर्तमान सरकार क्या कर रही है। मैं देखिए, अभी जो है वो श्वानों का झुंड, कुकुरों का, वो बेड पर पाए जाते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में। हम चाहते हैं कि हर कमिश्नरी में एक हमारी सरकार बनेगी जब, तो हमारी कोशिश होगी कि एक राष्ट्रीय स्तर की फैसिलिटी वाला जो हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, वो हर प्रमंडल में बने। और ये क्यों नहीं किया जा सकता है। कोरोना के संकट काल में हमने देखा है किस तरह से ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा है, एक अंडर सेक्रेटरी जो है तड़प तड़प कर मर जाता है इसी पटना में। तो ये स्थिति कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। और 15 साल में इन दोनों ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने, क्यों नहीं इसको ठीक किया। ये बोलते हैं कि लालू जी के 15 साल में क्या हुआ। अरे लालू जी के समय में बहुत काम हुआ, आप अपना काम गिनाओ ना। और इनका काम क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। जो इन्होंने लालू जी का एक काम मैं जोड़ाना चाहूंगा जी, सुनिए। पीएमसीएच के लोग ही कहे कि लालू जी के समय में अभी से ज्यादा दुभर स्थिति था पीएमसीएच का और एनएमसीएच का। मैं कह रहा हूं अभी भी बदतर स्थिति है, बशर्ते पहले से 2 आना काम हुआ है, उसी का क्रेडिट लेकर मुख्यमंत्री बार बार चुने जा रहे हैं। तो ये तो बिहार सरकार ने जो पटना हाई कोर्ट में 16 मई 2020 को जी एक डेटा, एक आंकड़ा पेश किया, और वो आंकड़े क्या बताते हैं उससे आपको लग जाएगा कि मरीजों का इलाज समुचित क्यों नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स दोषी नहीं, उनकी अपर्याप्त संख्या जो है इसके लिए जिम्मेदार है। तो है और नहीं तो आप देखिए, अभी जो है डॉक्टर्स के 75% से अधिक, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, एएनएम, बाकी जो भी होंगे कंपाउंडर, ये सब लोग, वो 70% से अधिक पद खाली हैं। और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तो स्थिति और बदतर है, वहां 85% पद जो है चिकित्सक का
वो रिक्त है। मेडिकल ऑफिसर के कुल स्वीकृत पद हैं बिहार में 11,645 और अभी कार्यरत कितने हैं डॉक्टर? मात्र 2877 और 8,768 पद खाली पड़े हैं। शहरी इलाके में डॉक्टर के 4,418 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 1,544 मात्र कार्यरत हैं और 2,874 पद रिक्त हैं। अब आप बताइए ग्रामीण इलाके में 6,944 पोस्ट डॉक्टर के सैंक्शनड हैं, जिनमें मात्र 1,270 डॉक्टर कार्यरत हैं और 5,674 पद रिक्त हैं। जो रिमोट एरियाज हैं, दुर्गम दूर दराज के इलाके, वहां डॉक्टर्स के 283 पद स्वीकृत हैं, जिनमें मात्र 63 डॉक्टर कार्यरत हैं और 220 पद खाली हैं। और ये हाल तक का डेटा है कि स्टाफ नर्स के 14,198 सृजित पदों में सिर्फ 5,068 नर्स और एएनएम के 27,505 पदों में मात्र 17,934 एएनएम पदस्थापित है। WHO क्या कहता है? नहीं, WHO क्या कहता है? ये पुष्यमित्र की एक बहुत श्रमसाध्य रिपोर्ट है कि प्रति 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। जबकि कोरोना के क्राइसिस में भी बिहार में 50,000 आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है। और हम ये करेंगे सत्ता माने के साथ, तेजस्वी जी की अगुवाई में राजद नीति सरकार जो बनेगी, इन सारे रिक्त पदों को हम भरने का काम करेंगे। ये कहने के लिए करने के लिए है, क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो सरकार ने ये पद सैंक्शन कर रखा है ना। देखिए, जनता को जो सबसे बड़ा डर लगता है जैन जी, क्रिएट भी नहीं करना। जनता आज भी डरी हुई है कि क्या लालू जी का जब सरकार आएगा तो उसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर अभी भी खराब है कई जगहों पे, मगर इससे ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। पलायन नहीं, ये आप परसेप्शन के आधार पर बोल रहे हैं। ये जो क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, उस पर आप यकीन करेंगे कि नहीं? 2005 जब सत्ता राबड़ी जी ने छोड़ी, उस आंकड़े अभी ज्यादा हैं। पहले आंकड़े बन ही नहीं पाते थे। क्या बात करते हैं? थाना तक मैटर नहीं पहुंच पाता। ये बहुत बिल्कुल गलत बात है। अब नहीं एफआईआर दर्ज होता है। नीतीश जी के समय में पहले होता था और अखबार के पन्ने रंगे रहते थे, इसलिए आप उसको इस तरह से पेश करते थे, मीडिया का पूरा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज तो मीडिया भी कह रही है ना, और सरकार खुदे अपना आंकड़ा दे रही है। खुद हमारे यहाँ अपराध के इतने आंकड़े, संज्ञेय अपराध के इतने आंकड़े, अपहरण के इतने, बलात्कार के इतने, छिनैती के इतने, फिरौती के इतने। जनता तेजस्वी को नेता क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? कौन कह रहा है कि नहीं स्वीकार कर रही है? अगर स्वीकार करती तो लोकसभा में एक सीट तो दे देती। तो लोकसभा में सिर्फ आरजेडी का ये हश्र हुआ था, पूरे भारत से मिट गए आप। किस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था? एक सीट तो जीतना चाहिए। ना, एक सीट हमारे जहानाबाद में हराया गया हमको। जहानाबाद में अड्डी गाड़ के नीतीश कुमार ने हमारे उम्मीदवार सुरेंद्र जी को हराया। पर आपके कार्यकर्ता पाटलिपुत्रा का मैं बताऊं, कार्यकर्ता छोड़िए, पाटलिपुत्रा में जो मेसा जी चुनाव लड़ रही थी, आपको मालूम है बच्चों के द्वारा ट्रक में ईवीएम ढुलवाया जा रहा था, जबकि चुनाव आयोग का क्या गाइडलाइन है? ये बातें चुनाव आयोग में आपने बताया गया, सब जगह रिपोर्ट है। आपको मैं दिखाऊं, बदायूं में धर्मेंद्र जी के यहाँ जो टोटल पोल्ड वोट था, उससे बढ़ कैसे गया सिबली विधानसभा में? यानी कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं, ईवीएम खरीदा जा रहा है आपका कहना? मैं कह रहा हूं उस पर भारी शक है लोगों का, और ये शक मिटना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये है ही नहीं, पर्ची देकर जो होता है। मैं कह रहा हूं वहां है ही नहीं ईवीएम, वहां बैलेट से वोटिंग होती। तो कांग्रेस ने इतना संघर्ष करके ईवीएम को लाया है। नहीं तो आप भुगत रही है ना। मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन ये तो सच है ना। लाई तो खुदे कांग्रेस का क्या हाल है इस ईवीएम के चलते। कांग्रेस ने ये थोड़े सोचा था कि ऐसे बेईमान लोग हुकूमत में आ जाएंगे और मैनिपुलेट करेंगे। चलिए, मैं कह रहा हूं उस पर शक है, ये चुनाव आयोग का काम है कि उस शक को दूर करे। चुनाव होंगे, रिजल्ट हमको जानने में अगर 5-7 दिन और ज्यादा लग जाएगा तो क्या भारत का जमहूरियत उलट पुलट हो जाएगा? मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी भी कई देशों में जो पर्ची डालकर होता है उसी अंदाज में हो। और क्या, ईवीएम बकवास है। मैं कह रहा हूँ ईवीएम की जरूरत क्यों है, जिस पर मशीन है ना, मशीन का तो मैनिपुलेशन हो सकता है। देखिए, हमको जो कुछ बातें समझ में नहीं आती है, मेरे कैमरामैन साहब भैया का हाथ दुख रहा होगा। जो मेरा जो बात है, देखिए, उसी कांग्रेस के साथ लालू जी बैठते थे, उसी कांग्रेस के साथ आज तेजस्वी जी हैं। तो ये बातें जैसे कि अब दोस्ती है और बात नहीं भी है, आप कुछ और बोलेंगे, उनके नेता कुछ और बोले। कल भी कार्यकर्ता कांग्रेस को गाली दे रहे थे, आरजेडी के कार्यकर्ता। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं राहुल गांधी को निकम्मा ना, ये सब फालतू की बातें हैं। राहुल जी
इस देश के ईमानदार नेताओं में से एक हैं, ईमानदार नेता तो मैं भी कह ऊर्जावान रहा हूं। नेताओं में से एक हैं। और कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग जो मनरेगा जैसी योजना जो रघुवंश राव के दिमाग की उपज थी, उसको यूपीए भी नहीं चाहते थे कि कंटिन्यू हो, उसको राहुल जी ने अड़ के उसको कंटिन्यू करवाया। अब मैं आपसे ये बड़े राजनीति नेता बात करूंगा जैन जी। तो इसलिए ये और सब किसान बातें को लेकर- कौन किसान क्या को लेकर- बोलता है? हमारे किसान- किसी जिलाध्यक्ष ने कुछ बोला है क्या? हमारे किसी प्रखंड अध्यक्ष ने कुछ बोला है क्या? हमारे नेता ने कुछ बोला है क्या? हमारे प्रवक्ता ने कुछ बोला है? तो ऐसे चलते बहुत सारे समर्थक अपनी भावना प्रदेश का के इजहार कुछ करते बता हैं। रहे थे, कुछ थे वो। कुछ नहीं थे। आर्टिकल 19(1) का एक्सरसाइज इस देश में लोग करते हैं, शौक से करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हक तो देता वो तो आम जनता को मिलता है। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये जो नेतागिरी में जो चल रहा है, जनता एकदम कन्फ्यूजिया जा रही है एकदम। अगर बिहारी इसलिए कन्फ्यूजिया जा रही है, मैं बता दे रहा हूँ। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा दोनों तेजस्वी जी को छोड़कर चले गए। या तो तेजस्वी जी में प्रबल इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने का, तो मांझी जी थोड़ा सा नाराज हो गए कि हम सीनियर हैं, तो उनको भी इच्छा रहा होगा। तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का लालच क्यों नहीं छोड़ रहे? जैसे राहुल गांधी ने छोड़ दिया कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ना तेजस्वी जी यहाँ मैंने साधु सन्यासी बनने के लिए आए हैं राजनीति में। तेजस्वी जी पॉलिटिक्स न करते हैं कि तेजस्वी जी किसी मठ के जोगी बन जाएं, आकि कहीं कलमा पढ़ाने लगें। अरे भाई, सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, इसने बड़ा दिल दिखाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने, और उन्हीं की मेहरबानी की बदौलत नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। ये इसलिए नहीं, ये तो नीतीश कुमार के नेता कहते हैं। नीतीश कुमार के नेता कहते हैं जैन जी कि नीतीश कुमार के वजह से बन गए, सीट भले ज्यादा आ गया आरजेडी का, नीतीश कुमार के नेता कहते हैं हमारे वजह से वो मुख्यमंत्री बन गए। अब कहने के लिए कोई भी कुछ कहता रहे, जाहिर सी बात है हम लोग कमिटमेंट वाले लोग हैं और वचन के पक्के लोग हैं। इनको तो स्पीकर का पद भी दिया था, लेकिन अब वो बीती बातें हैं। हम एक फ्रेश स्टार्ट में लोकतंत्र को वहां पर अपमानित किया गया। 2017 में मैंने भी देखा कि जो विपक्ष में था वो राती रात सत्ता में आ जाएगा, तो उसे कह सकते हैं एक गंदी राजनीति का एक चेहरा दिखाना का है। न्यू इंडिया ये तो मैं भी मानता हूं कि जो विपक्ष में जिसको चुना है जनता, अगर वो सत्ता में आ जाए, चाहे वो आरजेडी अगर कल यह काम करे और की भी होगी भविष्य में, तो हम उसे गलत मानेंगे। ये बातें मैं बोलता हूं, जो 2017 जुलाई में हुआ वो गलत था, मगर आरजेडी को जनता केवल एक चुनाव से नहीं हटा रही है। 2004 लोकसभा के चुनाव के बाद अगर आप आंकड़ा देखेंगे जैन जी, तो आरजेडी को जनता बार बार हराने का प्रयास कर रही है, मगर आरजेडी इस बात को समझने में नाकाम रही है। आप हमें एक चुनाव जुड़ा दीजिए, एक बार बेहतर की है नीतीश से जुड़ के। उसकी दो तरह से इंटरप्रिटेशन उसका जी बोलिए थोड़ा सा। हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं होता, बरकरार रहता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। थोड़ा बहुत नहीं, 2005 और 10 का वोट जब हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका एक अलग असर होता है लोगों पर, एक अलग तरह का परसेप्शन भी होता है, नैरेटिव हम देवाने में कामयाब रहते हैं। जब मान लीजिए कि गठबंधन हम करते हैं तो सबको एकोमोडेट करके चलना होता है डेमोक्रेटिकली, तो उसमें कई बार वोट परसेंटेज इधर उधर होता है, वो बात नहीं। हमारे साथ जन समर्थन बरकरार रहा। दूसरा कि इतनी हार के बाद आदमी अलबला जाता है, लेकिन हमारे नेता के स्टैंड में कभी कोई आपने फ्लक्चुएशन मगर नीतीश जी ने बीच में टॉनिक तो दिया है। अरे नीतीश जी तो ऐसा खत्म हो रहे थे 2013 में जब बीजेपी ने अपना ये किया, तब राजद एकदम सपोर्ट में आ गया। राजद चाहता तो नीतीश कुमार को नेस्तनाबूद हो जाने देता, लेकिन हमारा किसी व्यक्ति विशेष में हमारी दिलचस्पी नहीं, हमारे नेता की उनकी सेकुलरिज्म के प्रति गजब की कमिटमेंट है कि बीजेपी को बाहर रखना है तो नीतीश जैसे तिक्रमी को भी थोड़ा ऑक्सीजन दे दो, है ना। यही वजह थी, बीजेपी बड़ा दिल दिखाया था और दिखाया ही। उसके बावजूद अगर जेडीयू का कौन चिंटू पिंटू पंपी डंपी टाइप का नेता आपको क्या बोला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रात दिन ये लोग आगे उगलवाते हैं। जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, अब मांझी जी और कुशवाहा जी, कभी तेजस्वी जी ने बोला है, वो तो आज भी सम्मान दे रहे हैं कुशवाहा जी को। अब मुंह से कुछ बोलना, दिल में कुछ रखना, पेट में कुछ रखना, अतड़ी में कुछ और फंसा के रखना, तो इस तरह के आदमी तेजस्वी जी नहीं है। इस तरह के आदमी लालू जी नहीं है, इस तरह की शख्सियत राबड़ी जी की नहीं रही है। जो है आपके सामने है, खुल के बात कीजिए। ये रहा। अब मान लीजिए कि अब सब लोग सीटों के बंटवारे में सब हमें थोड़ा ये करना पड़ता है, अगर लार्जर कॉज को, लार्जर इंटरेस्ट को अगर सर्व करना है। आरजेडी के तरफ से ये बोला गया, और तेज प्रताप के बयान से तेजस्वी और तेज प्रताप अलग नहीं है, तो तेज प्रताप का बेबाकी है तो वो कह जाएंगे तो वो जनता में असर करेगा। रघुवंश प्रसाद जी के बारे में भी कहा, वो चुनाव में उसका हमें लगता है कि भंजाया जाएगा। अगर रैली होता तो आप सुनते कि क्या क्या बोला जाता है।
और जो बातें तेज प्रताप जी ने कहा, मांझी जी और उपेंद्र मांझी जी को लेकर भी वो टिप्पणी किए थे काफ़ी, तो वो बातें लगा कि हमको तेज प्रताप जी से क्या नुकसान, साफ तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ, नुकसान होता है आरजेडी का? अब देखिए, ये मीडिया में तरह तरह की चीज़ें चलती रहती है, मैं उन सब पर टिप्पणी नहीं करता जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि राजद पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, एकजुट है फांसीवादी ताकतों को हराने के लिए, और जो जन विरोधी नीतियां इस सरकार की रही हैं उसके खिलाफ हम जनता के पक्ष में एक मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं। और यह चुनाव तय करेगा कि बिहार के लोग बिहार के मूल्यों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। किसानों की समस्याएं जिस तरह से आज पूरे देश में देखने को मिल रही हैं और इस सरकार ने उसको थोड़ा और भड़का दिया है। हमारी सरकार जब थी तो मालगुजारी प्रति बीघा पर 3 से 5 रुपया देने होते थे, और इस सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने भाजपा के साथ मिलके उसको 300 से 500 रुपया बढ़ा दिया है। ये सरकार आपकी भी है? अरे भाई, हमारी सरकार अभी चल रही है, आप ही के बहुमत से बनी थी ये ना, जो भी था तो हम 1.5 साल उसको लूट लिया गया तो उस समय। अरे भाई, हम तो हमेशा से, चाहे वो महाधिवक्ता के पद पर तैनात करना हो या बाकी जगह जो भी हो, हम लोग तो हमेशा से चाहे हैं कि सर्व समावेशी समाज का रिफ्लेक्शन गवर्नेंस में भी दिखे, किसानों के हक में नीतियां बने। कोई आज से, हम तो 20 महीने रहे ना, ये तो 2005 के बाद से ही मालगुजारी बढ़ाते जा रहे हैं। ये किसानों के सीने पर बुलडोजर चलाने जैसा है। हाँ, और दूसरा आज जमीन का रसीद कटवाना होता है डिजिटाइजेशन के नाम पर, लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, हर जगह घुसखोरी है। आप क्या बात करते हैं? आप नहीं, आप जो है उन महिलाओं का आप एक तरह से यूटरस निकलवा देते थे। आप अपना करप्शन के लिए, अपना दिखाने के लिए, पैसे के लिए आप कौन कौन काम नहीं किए हैं? किडनी चुराने तक का काम हुआ है यहाँ पर। महिला का यूटरस आप निकलवा दे, गर्भाशय घोटाला वही है ना। देश दुनिया में इस पर हंगामा मच जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया को इस तरह से इन्होंने मैनेज कर रखा है कुछ लोगों को पटना में बैठकर। हम मोहल्ला क्लिनिक को भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। ये मोहल्ले में के बारे में क्या ख्याल आप रखते हैं? नहीं, आपका चैनल और अच्छा करे, हम तो ये चाहेंगे। और जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बातचीत आप कर सकें, आप करते भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कुकुरमुत्ते की तरह बहुत सारे वेबसाइट, न्यूज़ चैनल्स उभर गए हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी सिर्फ इलेक्टोरल अलायंस, किसी के बयान, किसी के अननेसेसरी स्टेटमेंट पर फोकस करने के बजाय अगर इशू पर आप बात करेंगे, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई स्पोर्ट्स के मामले में भी बिहार में जो तेजस्वी जी ने बोला है कि वो खुद भी खेल कूद से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, क्रिकेट हर कमिश्नरी में अगर एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बने तो इससे तो गांव, ग्रामीण देहात के बच्चों को एक क्रीड़ांगन मिलेगा, खेल का मैदान मिलेगा। लोग सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल ही थोड़े खेलते हैं, हॉकी है, तीरंदाजी है, तैराकी है, दौड़ है, घुड़सवारी है। उसके लिए हम उसको स्पेस देंगे तब ना। और वो चूंकि स्पोर्ट्समैन रहे हैं, वो इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। और क्रिकेट एसोसिएशन वगैरह अगर बिहार में काम कर रहा होता, उसको मान्यता होती, तो बहुत सारे लोग यहाँ से भी चुन कर जाते। तो ये सब कुछ हैं। जैसे मान लीजिए कल्चर के मामले में ही पहली बार हमारी सरकार बनी महागठबंधन, तो हमारे शिवचंद्र राम जी ना मंत्री थे उसके कला संस्कृति विभाग के, तो उस समय ट्रांसजेंडर LGBT का एक बड़ा भारी महोत्सव कराया गया। मैं यहाँ पे सवाल करूंगा। हाँ, बोलिए। जैसे कि अब जो अच्छा काम है वो नीतीश कुमार की सरकार से ही आप निकाल ले रहे हैं। कमाल की बात है। जो खराब काम है आप उससे पीछे छुड़ा रहे हैं। 7 यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार के समय में बनी थी क्या? ये तो राबड़ी जी और लालू जी के समय में बनी। परीक्षा लेकर 25,000 शिक्षकों की बहाली नीतीश कुमार के समय में हुई, ये तो लालू जी के समय में हुआ। अच्छा, भ्रष्टाचार अभी बढ़ा है या घटा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 9 जिले, नए जिले बने, वो तो लालू जी और राबड़ी जी के समय में बिहार में। और 7 जिले, 24 जिले जो झारखंड के हैं, उसमें 7 जिले लालू जी के द्वारा बनाए गए हैं। तो जनता इस काम को लालू जी को क्यों नहीं देख रही है? कैसे नहीं देख रही है? 15 साल इस जनता का असीम समर्थन, स्नेह, मोहब्बत के चलते ही तो हमारी सरकार थी। 5 साल कांग्रेस से रही थी। 5 साल केंद्र में रेल मंत्री जो बने, अरे तो इलेक्टोरल अलायंस होता है, वो भी वही काम किए थे जो नीतीश जी यहाँ। कैसे? जलकर को हटाया ना लालू जी ने। मछुआरा भाइयों के लिए उनकी मछलियां बिकें, बड़ी मंडियां लगें, सब्जी उगाने वाले जो हमारे
समाज के किसान हैं, छोटे मंझोले, उनको हर जिले में एक मंडी बने, यहाँ की सब्जी निर्यात नहीं बने दूसरे राज्यों में भेजी जा सके। जो दूध मार्केट को तोड़ दिया, यहाँ फल मार्केट को तोड़ दिया, हम उसको फिर से बसाएंगे। रैन बसेरे का निर्माण लालू जी ने कराया। आज भी मैं पटना में घूमता हूँ तो रात में ऐसे सड़क के किनारे बैठे हुए लेटे हुए लोग मिलते हैं जिनके घर पर छत नहीं है सर पर। तो ये सब चीज तो लालू जी करते थे, ये वास्तविकता है, मगर तेजस्वी जी करेंगे इस बात को। यही करेंगे तेजस्वी जी, जनता का काम ही करेंगे। मैं क्या उम्मीद करूं 2020 के विधानसभा में तेजस्वी जी कितने सीटें ला सकते हैं, ये तो जनता भविष्य का बात है, मगर आपसे मैं जानना चाहता हूँ। हमारी सरकार बनेगी, मैं यही आपको बता सकता हूँ कि जनता का जो समर्थन मैं देख रहा हूँ और नीतीश के प्रति जो भयानक आक्रोश उनका है कि ना अब बहुत हो गया, अब एक नया चेहरा हो, गठबंधन बाद चेहरा हो। चुनाव के बाद भी गठबंधन हो सकती है किसी से। मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन वगैरह में इतनी दिलचस्पी क्यों है, मुद्दे पर बात हो। गठबंधन तो बड़े नेता रविकांत जी तय करेंगे, वो तो बड़े नेताओं के स्तर पर बात होगी और वो हो जाएगा, वो मसला ही नहीं है। भविष्य में बीजेपी और नीतीश जी से मिलकर वो सरकार बनाते हुए नजर आएंगे, हमें ऐसा लगता है तेजस्वी जी। अब आपके पास दिव्य दृष्टि हो तो वो दृष्टि मेरे पास नहीं है। मुझे तो यही मालूम है कि मेरे नेता हर स्तर पर बहुत ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हैं और सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की तरह नहीं कि हम तो काम करते हैं, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते, तो हम अखबार को मैनेज करते हैं। नहीं, मीडिया का भी आप नहीं जवाब देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत शिद्दत के साथ लोग वोट डालने जाएंगे। हम लोग तो चाह रहे थे कि यह आपकी क्या भूमिका है इसमें? हमें जनता नहीं, मतलब जब छात्र राजनीति से आप सीधे नेतागिरी में आ गए हैं एकदम, तो आप अपना कुछ बताइए। इतना अच्छा बोल लेते हैं, राजद में इतना अच्छा से बोलने वाले हमको नहीं मिलते, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन में रहता हूँ। ये राजद में थोड़ा एक इस तरह का बोलने वाला बात बोलने की नहीं है। गांधी जी तो बहुत कम बोलते थे, बात कर्म की है। कर्म और बोली में एकता होनी चाहिए और मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि अपनी भूमिका खुद तय करने के लिए लालायित हो जाऊं। ये तो नेताओं वाली बात हो गई। नहीं जैन जी, मैं अब अपने चुनाव लड़िएगा कि नहीं? मैं बिहारी आदमी, बिहारी तरह से। भूमिका मेरी पार्टी तय करती है और अब तक पार्टी ने जहां जिस काम में लगाया है उस काम को ईमानदारी से करने की कोशिश मैंने। जगदानंद सिंह से नाराजगी कार्यकर्ताओं में है, इस बात को आप मानते हैं या नहीं? नहीं, देखिए ये काम करने के स्टाइल में फर्क होता है। जगदाओ एक अलग तरह के व्यक्ति हैं, उनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजद की जो आम कार्यकर्ता हैं वो यह कहते हुए नजर आए कि लालू जी का एक अलग अंदाज था, इनमें थोड़ा सा एक अलग है ना। लालू जी से तुलना की कहाँ बात है? लालू जी जैसे पार्टी कार्यालय की बात हुई थी तो कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। ये वो लोग बोलेंगे जिन्होंने बिहार में जनता दल, लोक दल, जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, प्रसोपा, सोपा, संसोपा के बारे में पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। मैं आरजेडी कार्यालय के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह जी थे, उसके बाद एसआर बोम्मई बने, बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रमई राम जी को उन्होंने बनवाया। लोग कहते थे दिल्ली में बोम्मई, पटना में रमई, और रमई राम जी काफ़ी समय तक कंटिन्यू किए। फिर जब दल मान लीजिए कि इधर उधर हुआ, कमल पासवान बने अध्यक्ष, उदय नारायण चौधरी जी अध्यक्ष बने थे, आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अध्यक्ष बने, रामचंद्र पूर्वे जी अध्यक्ष बने, तो एक लंबी फहरिस्त है। उसमें आप कहाँ रहेंगे? हम ये सवाल मेरा ये है, आप बता दीजिए। मैं नहीं, ये तो आपको विधानसभा लड़िएगा या नहीं लड़िएगा? ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो तय नहीं होता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। आपको वहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सब नेतृत्व के स्तर की बातें होती हैं। इच्छा तो होगी इस बार की, इस बार लड़े या अगले बार? मैं कह रहा हूँ कि पार्टी जो भी भूमिका तय करती है उस पर मैं काम करता हूं। अभी क्या भूमिका है आपकी? अब आपसे मैं बात तो कर रहा हूँ राजद के कार्यकर्ता के नाते, कोई प्रवक्ता या प्रदेश कमेटी ये सब कुछ तेजस्वी जी करते हैं और वो जब महसूस करेंगे तो उस तरह का काम मुझे देंगे। अभी जिस काम में मुझे लगाया गया है वो काम मैं कर रहा हूँ और मुझे किसी बात की कभी कोई हड़बड़ी नहीं रही है। मैं जिस काम में मैंने हाथ लगाया है उस काम में मैं सफल रहा हूँ और मुझे कभी किसी बात के लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहता। जो काम करता हूँ उसमें मन लगाकर तन्मयता से करता हूँ। इसलिए मैं अभी राजनीति को बहुत भविष्य में आप संजीदगी से जी रहा हूँ। बाद में आप इसी प्रकार से तेजस्वी की
तारीफ करते हुए नजर आएंगे? नहीं, तेजस्वी जी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी काबिले तारीफ शख्सियत हैं। मतलब और आप मैं एकदम समझता समर्पित हूं, हैं एक नेता के मैं प्रति। समझता हूं कि लालू जी हिंदुस्तान की आबरूए सियासत हैं। अच्छा, आप तेजस्वी जी के प्रति समर्पित हैं, लालू जी के प्रति समर्पित हैं, या लालू परिवार के समर्पित हैं? हमें ये बता दीजिए। देखिए, मैं उसूल का आदमी हूँ। नहीं अब तो मैं ये तो आप उसूल का परिवार पक्का पे आ जा आदमी रहे हैं हूँ। भैया। नहीं, मैं उसूल पर चलने वाला आदमी हूँ। मैं सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में यकीन रखता हूँ और वही करने की कोशिश नहीं करता तो हूँ। आप मैं परिवार दावा के नहीं प्रति करता किसी समर्पित बात, क्यों हो मैं रहे हैं? दावा नहीं करता किसी बात का। जी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय आपकी राबड़ी जी समर्पितता हैं, किधर है भैया? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, हम सब लोग समाजवादी हैं, हम सब लोग राजदवादी हैं, हम सब लोगों की आस्था लालू प्रसाद जी में है, हम सब के नेता तेजस्वी जी हैं, हम सब की का मार्गदर्शन करने वाली आदरणीय राबड़ी जी हैं, हम सबको स्नेह देने के लिए मीसा जी हैं। ये सबसे तो एक ही इसलिए- सवाल निकल के आ अच्छा, रहा है कि आप एक लोग परिवार तनवीर- के प्रति समर्पित हम हैं। सब लोग तनवीर हसन साहब को समझते हैं कि वो लोग इस पार्टी को सींचने का काम किए। हमारा हमारा मैंने मेरा और मेरे जैसे लोगों का मानना है कि आलोक मेहता जी जैसे लोग इस पार्टी में हैं, जो बहुत ग्राउंडेड व्यक्ति हैं और आत्मश्लाघा के शिकार नहीं हैं, कम बोलते हैं, लेकिन उनके जैसी सूझबूझ वाले व्यक्ति इस पार्टी में हैं, तो इस पार्टी के लिए भी गौरव की बात है। और ऐसे अनेक लोग जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है। जावेद हुसैन साहब कभी इस मैंने विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे, मैं उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ। शिवानंद तिवारी जी हैं, मैंने सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में कोई बात करनी हो तो मैं ज़रूर उनको पढ़ता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। रघुवंश बाबू जब तक थे तो मुझे ये सौभाग्य है कि पर मैं उनसे- आपसे अलग से बात करूंगा। तो इसलिए वो इसलिए लेटर सारे वाला हमको लोग- एक आधा मिनट में हमको कहानी सुनाइए। वो नहीं, नाराज थे या नहीं थे? मैं कह रहा हूँ कि रघुवंश बाबू वो बेहद नाराज चल रहे थे, भारत आप बता क्यों के नहीं? ग्रामीण इलाके के लोगों को पलायन से रोकने के लिए एक बहुत मौलिक प्रयास करने वाले राजनेता रहे। वो नीतीश और- कुमार को सीएम बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे इस नहीं, चुनाव में। मैं जो कह रहा हूँ तेजस्वी उसमें और जी। उसमें अगर आपकी अभिरुचि है बोलिए, बोलिए। तो मैं आपको बताऊं जी। कि रघुवंश बाबू सेल्फ मेड लीडर रहे और लालू जी के साथ पूरी वफादारी, पूरी निष्ठा और भ्रातृत्व भाव के साथ ये तो उन्होंने मैं काम किया और उनके पास तमाम विकल्प थे, लेकिन कभी राजद को नहीं छोड़ा। हाँ, अपनी बात जो कहना चाहते थे वो नेतृत्व से कह देते थे और बहुत सलीके से कह देते थे। बिल्कुल। और पत्राचार की जो रिवायत तहजीब है वो जिंदा रखे। वो समाजवादी राजनीति की आत्मा है। तो अपनी बात हमको कहनी होगी तो हम लिखकर कहेंगे, और लेकिन एक बार जो पार्टी का फैसला हो जाता था तो फिर वो मान के चलते थे। बिल्कुल। हमारी ख्वाहिश है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली में एक ग्रामीण विकास संस्थान रघुवंश बाबू की याद में उनके नाम पर हो। हमारी सरकार बनेगी तो इस तरह का प्रस्ताव हम लोग रखेंगे। उस पर हमारे नेता ने एयरपोर्ट पर आया जब उनका शव, तो उनका अंतिम दर्शन करने के लिए गए। बिहार विधानमंडल के परिसर में तेजस्वी जी गए, पूरा राजद के जितने लोग थे, जगदाओ भी गए, वहाँ उनके घर पर गए, उनके अंतिम संस्कार में गए, उनके श्राद्ध में गए। तो इसलिए जो इज्जत, जो मोहब्बत, और रघुवंश बाबू की चिट्ठी जो जारी हुई उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। बिल्कुल। वो एक भाई भाई से बाद में रूठता है। लालू जी और उनमें यही था, रूठते थे, मानते थे और इशारों इशारों में दोनों की बातें हो जाती। आपने हर सवाल का जवाब इतना अच्छे से दिया कि मैं कुछ सवाल ऐसे भी थे जहाँ पर आपने थोड़े बहुत ही शालीनता और सहजता से जवाब दिया। मैं इसके लिए जैन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और इतना वक्त निकाले इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। और जो बातें हैं रघुवंश बाबू जी का, उस पर तो मैं आधा मिनट बोलूँगा ही बोलूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रघुवंश प्रसाद सिंह को हमने देखा कि वो लालू जी के सभा में लालू जी के खिलाफ बोले। लालू जी ने कहा मना लेंगे बराह बाबा को, कई मजाकिया अंदाज में चला करता था। आज राजनीति में अब शायद कम देखने के लिए मिले। और अभी भी नहीं लगता है कि वो हमारे बीच नहीं है। मुझे आज भी यकीन नहीं होता। उनके साथ 5-6 मिनट थी, कैब के खिलाफ, सीए के खिलाफ, पूरा पटना स्टेशन के आसपास जिस तरह से स्लोगनियरिंग करते हुए और तुरंत मिनट में स्लोगन बनाते थे। फिर जिस रोज ये एक हाउस में टेबल भी नहीं हुआ था पार्लियामेंट के, उसके अगली सुबह जेपी गोलंबर के सामने तेजस्वी जी आए, रघुवंश राव थे, और क्या बुलंद आवाज में वो सरकार के खिलाफ नारा दे रहे थे। तो बहुत फिर रघुवंश बाबू नहीं होंगे। फिर रघुवंश बाबू, हमने इतनी तमाम बातें की। राजद के एक उभरते हुए नेता भी कह सकते हैं, छात्र नेता भी कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये और आगे बढ़ें और भी मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। झकास भारत इसी प्रकार से आपको तमाम खबरें दिखाते रहेगा। कैमरामैन भैया जी का नाम क्या था? जैन। जैन जी,
क्या नाम है इनका नाम? बोलिए। जैनेंद्र। जैनेंद्र जी, मैं जैनेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो मिले, उन्होंने कैमरा पकड़ा। मैं हर बातें इसलिए बेबाकी से कह देता हूँ, कहना चाहता हूँ कि कोई भी बातें छिपा कर या आगे पीछे करके बातें नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।